हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने वाटर वेपर को कवर अप करा था और हमने गैसेस वाले पार्ट को कवर अप करा था। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किन चीजों से मिलकर बना है, हमारा वाटर वेपर, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से। तो हम लोगों ने दो चीजों को कवर अप कर लिया था लास्ट वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे हमारे डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, आप एक इंटरेस्टिंग चीज जान के देखो कि हमारी जो अर्थ है उसमें जो भी मटेरियल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस यही होते हैं कि सॉलिड यानी ठोस पार्टिकल, लिक्विड यानी कि वेट और गैस यानी कि हवा। लेकिन इसी तरीके से हमारा अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही मिलकर बना हुआ है। कैसे? जैसे कि पहली वीडियो में हम लोगों ने गैसेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने वाटर वेपर यानी कि लिक्विड के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड फॉर्म के बारे में, है ना। तो यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस से ही मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनके तैयार हुआ है। अभी एटमॉस्फेयर में जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स है, अब हम इसको समझते हैं। तो देखो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब ये तो किताबी ज्ञान है, किताबी बातें हैं। सिंपल और आसान भाषा में कहूँ, सुबह जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे कण आपको देखने को मिलते हैं। आप एक कमरे में अंधेरा करो, अपना मोबाइल की टॉर्च जलाओ या नॉर्मल टॉर्च जलाओ और उस अंधेरे में देखना, आपकी उस रोशनी में आपको छोटे छोटे कण देखने को मिलेंगे। तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो हर जगह आपके एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। उन्हीं को हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब ये आते कहाँ से, ओरिजिनेट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो चलिए उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस पे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो डस्ट पार्टिकल्स, सो एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहा है, विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो अब क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनका ओरिजिनेट होना काफी सारे सोर्सेज से डिपेंड करता है, कई जगहों से आते हैं। तो कहाँ कहाँ से आती हैं वो चीजें, तो उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। जैसे कि देखो, तो इंक्लूड्स सी सॉल्ट, सी सॉल्ट यानी कि हमारा समुद्र में जो नमक बनता है, तो नमक भी थोड़ा हो गया। उसके अलावा फाइन सॉइल यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे कण हो गए। स्मोक सूट, ऐश यानी कि जो हमारा अगर कोई भी चीज में आग लगती है, जैसे आप कागज भी जलाएंगे तो आपके कागज के कण देखना, छोटे छोटे एशेस जो है एटमॉस्फेयर में घूमते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज आप जला रहे हो तो उसके छोटे छोटे कण जो बचते हैं वो भी आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आता है हमारा पॉलन डस्ट, पॉलन यानी फ्लावर में से जो निकलता है डस्ट हो गया, और उसके डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स, मीटियोर्स यानी कि जो हमारे सरफेस से आते हैं टूट के, जो मीटियोर्स होते हैं ना, स्ट्रियोटर मीटियोर्स बेल्ट हमारी जो होती है, तो जो मीटियोर्स जो टूट के गिर जाता है हमारे, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। तो यहीं से हमारे सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, येट कन्वेंशनल करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या है, जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सरफेस है हमारा, और ये एटमॉस्फेयर से हमारा अगर घिरा हुआ है, तो ये आपको लोअर सरफेस पे यहीं पे आसपास देखने को मिलेंगे हमारे डस्ट पार्टिकल्स, मतलब ऊपर ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन येट कन्वेंशनल करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट्स। कन्वेंशनल करंट का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो विंड्स होती हैं। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर जो होता है हमारा, जैसे कि लो प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है, और लो प्रेशर से फिर हाई ऊपर की तरफ जो विंड बनती है, जो इवेपोरेशन होता है हमारा। तो वो जो हमारा इवेपोरेशन होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो करेक्ट कन्वेंशनल करंट्स होते हैं ना जो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ मूव होने से डस्ट पार्टिकल भी उस गैसेस के साथ ही ऊपर मूव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात अब आगे हम करेंगे इसमें, कि द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो यहाँ पे बात हो रही है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की और इक्वेटोरियल और पोलर रीजन की, यानी कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन, तो ज्यादातर जो होता है ना हमारा डस्ट पार्टिकल होता है। तो इसको एक बार मैं अर्थ का यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो गया, यानी कि हमारा इक्वेटर, और ये हमारा उसका आसपास का इक्वेटोरियल रीजन हो गया, और ये ऊपर का हमारा टेम्परेट रीजन हो गया, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन। तो वहां पे हमारे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? अब यहाँ पे समझ के देखो एक मिनट। हमारे अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर पे क्या होती है, बरसात ज्यादा होती है, धूप ज्यादा पड़ती है, तो लो प्रेशर कहां पे क्रिएट होगा, यहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा ना। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझना, आगे फिर अभी कहानी पलट जाएगी।
तो लो प्रेशर क्या होगा, वो उसको ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे के सरफेस पे कम देखने को मिलेंगे। लेकिन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में क्या है, वहां पे ना तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ना वहां पे ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, तो वहां पे क्या है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल्स नीचे सरफेस पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अब कहानी थोड़ा आगे और ध्यान से समझना, डस्ट एंड सॉल्ट नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज और आ गई, अब इसको खत्म नहीं हुआ, सॉरी मैं थोड़ा गलत चला गया। तो इतना पहले तो हो गया। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने इसमें वो बात करा आपका, इक्वेटर में क्या हो रहा है कि हमारे जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव हो गए, लो प्रेशर। लेकिन जब बरसात होगी तो बरसात से क्या होगा, वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो पहले ऊपर गए फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो आसमान यानी कि जो हमारा वेदर होगा वो ज्यादा क्लियर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा जैसे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन जब हो जाता है नवंबर के महीने में, जो पराली जलती है दिल्ली एनसीआर में, अगर आप लोग रह रहे हो तो वहां पे देखा होगा, फिर अचानक से जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा पोल्यूशन जो है वो क्लीन हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, वो सारे के सारे जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स ही तो होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना, कार्बन। तो इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट साफ हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या समझा, ये समझ में आया कि ये जो बुक में दिया हुआ है कि जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है ना, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ना तो वहां बरसात हो रही है, ना वहां ज्यादा धूप पड़ रही है। ठीक है, तो लो प्रेशर भी कम क्रिएट हो रहा है। अब यहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहीं पे सबसे ज्यादा बरसात होगी। तो ये जो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, विंड्स, तो इसको लेके ना आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अभी हम जैसे आगे वाला चैप्टर आएगा ना, हम जो विंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सारी बरसात कैसे होती है, तो वो सारी चीजें मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बस अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि सनराइज सबसे ज्यादा यहीं पे पड़ती है। तो इतना तो आप लोगों को पता है ना कि हमारा ये इक्वेटर होता है, फिर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 23.5 डिग्री, उसके बाद जो आगे आता है वो 66.5 डिग्री, ऐसे। ठीक है ना। तो ये इसी के अराउंड हमारा जो है सनलाइट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और इसी के चलते हुए इक्वेटर पे हमारा जो है डस्ट पार्टिकल कम देखने को मिलेंगे और बाकी बाहर की तरफ ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बताया चलता था मैं। उसके बाद आता है हमारा डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। अब इसको जरा ध्यान से समझना। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स आ गई, लेकिन आप फिजिक्स पे मत जाओ, आप इतना समझो। देखो, ये कह रहा है कि डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो बरसात हो रही है ना, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो सारे के सारे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, वो क्यों जुड़ते हैं, वो इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से पड़ते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखो वाटर वेपर पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, गैसेस पढ़ा। वो हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी लाइफ में किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, वो भी हमने पढ़ा। हमने कार्बन को भी जाना कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से हेल्पफुल है। लेकिन अभी जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं, वो तो हमने अभी तक सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो इसी कारण की वजह से है, यानी कि जो कंडेंसेशन होता है ना, वो जो कंडेंसेशन होता है, तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि देखिए, मानिए पानी की कोई बूंद है, या अगर छोटी छोटी बूंद से पूरा कहते हैं घड़ा बनता है, या कोई भी चीज आप कभी घर में देखना कि कोई पानी की बूंद वगैरह होती है, बह रही है, धीरे धीरे पानी बह रहा है, और कोई डस्ट पार्टिकल उसमें अटैच होता है, तो उसके साथ एकदम अटैच हो जाती है और न्यूक्लियाई बना के वो पानी फिर आगे मूव करता है। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये जो डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये एक छोटा सा पार्टिकल है, तो उसके आसपास की जो बूंदें होती है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, वो सारी इसके साथ अटैच होंगी, और क्या होगा, फिर कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन यानी कि बादलों का बनना होता है ना, कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात होना, वाटर साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा न्यूक्लियाई बन जाता है। न्यूक्लियाई यानी कि सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियाई, और वो उसके साथ ही सारे अटैच हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारा कंडेंसेशन होता है, और इसी वजह से बारिश होती है। तो हमने क्या समझा कि जो डस्ट पार्टिकल्स उनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है बरसात कराने में, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन करवाने में। ठीक है ना। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो से, यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म होता है इस चैप्टर का, कंपोजिशन पार्ट। अब हम अगले पार्ट में स्ट्रक्चर पार्ट को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर हम हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एक बार मैं ना कंपाइल कर देता हूं, मतलब दोबारा से एक बार सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो हम लोगों ने गैसेस के बारे में पढ़ा था। गैसेस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस पढ़ी थी, जैसे कि ओजोन लेयर और कार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने वाटर वेपर के बारे में पढ़ा, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि वाटर वाटर एवरीवेयर, हमारे हर जगह एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। और तीसरा जो पार्ट था वो था हमारे डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स किस तरीके
तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं वो मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया है। तो यही था टॉपिक डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। अब हम अपनी अगली वीडियो से शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक की, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।